अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम लगाने जा रहे हैं 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जो कि हम ऑनेक्स का सोलर मैक्स सीरीज़ का इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। 6 किलोवाट का जो कि पीवी 9000 वाट के साथ कैपेसिटी रखता है, जिसमें हम लोंगी के 540 वाट के 12 अदद पैनल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हाइब्रिड सोलर जो कि हमें दो तरह की फैसिलिटी देता है। एक तो हमें नेट मीटरिंग की इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी हमें इसके साथ बैकअप भी मिलता है, यानी कि इन केस ऑफ लोड शेडिंग हम इससे बैकअप भी हासिल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात मिलने वाली हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं कि 6 किलोवाट का सिस्टम आपको किस तरह इंस्टॉल करना है, उसमें कितनी कुछ लागत आती है और वो आपका कितना कुछ लोड चलाएगा। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें लेटेस्ट सेफ्टी डिवाइसेस और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लोंगी के 540 वाट के 12 अदद पैनल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये हमारे पास ए ग्रेड यहाँ पर लोंगी का ये मॉडल है LR572 HPH 540 जो है वो M। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैनल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे 12 अदद है। और मैं अगर इन 12 की आपको रेटिंग बताते चलूँ तो ये 12 पैनल हमारे जो हैं वो 6500 वाट के बनते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है उसमें हमारे पास 9000 वाट की पीवी की कनेक्ट करने की सलाहियत है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि इन्वर्टर से ज़्यादा पीवी कैपेसिटी अटैच करने का क्या फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाता चलूँ कि अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर हो और आप पैनल भी 6 किलोवाट के लगा लें, तो आपको मालूम होगा कि हमारे जो पैनल्स होते हैं वो 70% एफिशिएंसी देते हैं, यानी कि 100% नहीं देते। तो 6 किलोवाट के पैनल आप लगाएंगे, 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे, तो वो आपको 4500 तक का जो है वो लोड कैरी करने की कैपेसिटी होगी। तो अगर आपने 6 किलोवाट का लोड उठाना है तो आप 7.5 या 8 किलोवाट के पैनल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन्वर्टर है ये ख़ुद जो है वो 6 किलोवाट की कैपेसिटी रखता है, लेकिन पीवी इसके साथ आप 9000 वाट के अटैच कर सकते हैं। ताकि आप 9000 वाट के पीवी अटैच करेंगे तो आपको 6000 प्लस आपको इसकी आउटपुट हासिल होगी। और अगर मैं यहाँ इनके कनेक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमने 6 पैनल के 2 ग्रुप बनाए हैं, यानी फ्रंट वाले 6 पैनल जो है वो एक स्ट्रिंग पे हैं और दूसरे वाले भी पैनल जो ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं ये 6 पैनल दूसरी स्ट्रिंग पे हैं, यानी 2 स्ट्रिंग यहाँ पर हमने इस्तेमाल की हैं। और वायरिंग भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से है, किसी भी किस्म की आपको कहीं पे वायर हैंग होती हुई या कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर वायरिंग प्रॉपर तरीके से और ड्रेस करके की गई है। पैनल्स लगाने के लिए यहाँ पर हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप से भी अपलिफ्ट है और बैक साइड से भी। तो यहाँ पर जो क्लाइंट थे उनका कहना था कि यहाँ पर उन्होंने जो ये इनकी जो छत का एरिया है ये इन्होंने यूटिलाइज़ करना होता है ताकि नीचे इसके मूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर फ्रंट हमने जो है वो 6 फीट रखा है और बैक साइड इसकी जो है वो 9 फीट है। तो यहाँ पर इसके नीचे ईजीली जो है वो मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मजबूती का हामिल इस स्ट्रक्चर में 2 तरह की जो है वो ख़ास बातें हैं। एक तो हमने ये 5 इंच के गार्डर से बनाया है, जो कि मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की इसमें लचक नहीं आती। और साथ में जो इसकी सपोर्ट्स यूज़ की हैं वो आप देख सकते हैं कि उनकी बनावट आपको इसकी जो है वो मजबूती का अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्रंट से भी हमने जो है वो इसको एक सपोर्ट इस तरफ और दूसरी साइड से भी उस तरफ और यहाँ बैक साइड से भी फ्रंट, ताकि ये दाएं बाएं भी किसी भी किस्म की जो इसकी मूवमेंट ना हो। तो यहाँ पर हमने जो ख़ास बात है कि जो इसका मार्बल था उसके पीसेस हमने उतार के तो नीचे लंटर में जो ये गार्डर की जो 6x6 की प्लेट थी उसको रवल बोल्ट्स के साथ नीचे माउंट किया। और उसके बाद जो हमारा होल था उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप का ग्रेनाइट का पीस लगा दिया ताकि फ़र्श की खूबसूरती भी ख़राब ना हो और हमारी मजबूती भी बरकरार रहे। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने पैनल्स लगाने के लिए जो सी चैनल हम यूज़ करते हैं वो GI का यानी गैल्वेनाइज हमने यूज़ किया है, ताकि आप 2 या 3 साल के बाद जब इसको दोबारा पेंट करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाला स्ट्रक्चर तो ईजिली पेंट हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर आपने ये सी चैनल जिसके ऊपर आपने पैनल लगाए होते हैं उसकी ऊपर वाली साइड और उसको जो है वो पेंट करना
काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके पैनल पे पेंट लगने का ख़तरा होता है और वो उसके प्रॉपर उसके ऊपर पेंट लगता नहीं है या आप स्प्रे पेंट से भी नहीं कर पाते। तो मौजूद नाजरीन, यहाँ पर हमने गैल्वनाइज यूज़ किया है जिसके साथ पैनल टच हो रहे हैं और उससे नीचे जो है वो हमने 5 इंच का गार्डर यूज़ किया है। और ये जो हमारा सी चैनल है जो गैल्वनाइज का, इसको हमने पैनल्स के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नट बोल्ट जो पैनल के साथ लगाए हैं वो भी गैल्वनाइज हैं, यानी कि किसी भी किस्म का रस्ट का खदशा ना हो। और इसमें हमने दोनों साइड पे वाशर यूज़ की है, एक अप साइड और एक जो है वो डाउन साइड पे, ताकि इसकी मजबूती और इसकी पकड़ जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि भी किसी भी किस्म की जो एयर थ्रस्ट होता है उससे जो पैनल का, जो आप देख सकते हैं कि ये होल है, ये डैमेज ना हो और पैनल इससे ऊपर उड़ ना जाए हवा में। तो इसके ऊपर भी वाशर रखी है, नीचे भी। तो मौजूद नाजरीन, ये बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के मजमूए से ही आपके स्ट्रक्चर में जान पड़ती है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और मौजूद नाजरीन, आप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ साथ अगर इस तरह का मजबूत और ख़ूबसूरत स्ट्रक्चर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमसे रब्ता करके ईज़िली मुनासिब कीमत पर ये स्ट्रक्चर हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो मौजूद नाजरीन, हमने जो है वो इन्वर्टर को राइट साइड पे हैंग किया है और साथ में हमने प्रोटेक्शन डिवाइसेस का बॉक्स और साथ में हमने जो है वो सोलर की प्रोटेक्शन के लिए जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं उनको जो है वो बाकी ब्रेकर्स यानी एसी ब्रेकर से सेपरेट रखा है। और साथ में हमने यहाँ पर एनर्जी मीटर और साथ में हमने एसपीडीज़ को जो है वो अलग रखा है। तो यहाँ पर मौजूद नाजरीन, आपको मैं बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर की आपको स्क्रीन या यहाँ से आप डायरेक्ट इन्वर्टर पे इसका लोड जो है वो नहीं देख सकते हैं। पैरामीटर आपको देखने के लिए सोलर टच नाम की एप्लीकेशन से आपको इसको ऑनलाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ वाईफाई स्टिक लगी है। और यहाँ पर आपने सोलर मैक्स के इस ऑनएक्स इन्वर्टर को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन का मेथड आपको मैं बताता चलूँ। तो यहाँ पर आपने इसकी जो टॉप लेफ्ट साइड पे आपने बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करना है और इसके अंदर एक रोटरी टाइप इसका ऑन ऑफ स्विच मिलता है जो कि बिल्ट इन होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 अदद पीवी की स्ट्रिंग कनेक्ट की हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने इस कनेक्टर से आपने इसका एनर्जी मीटर कनेक्ट किया है और यहाँ पर ये इसकी वाईफाई डोंगर स्टिक आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइटिंग लोड, हैवी लोड और साथ में हमारी वापडा इन हो रही है। और साथ में आपको बताते चलूँ तो जो हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस का बॉक्स है, इसमें हम 2 तरह के चेंज ओवर स्विच जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि इस इन्वर्टर में हमारे पास 2 तरह की आउटपुट है, एक लाइटिंग लोड और एक हैवी लोड। लाइटिंग लोड से मुराद जो हमारी लाइटें वगैरह, फ़ैन वगैरह हो गए, ये हमारे लाइट लोड पे हैं। और हैवी लोड पे हमारी जो रेफ्रिजरेटर हैं, एसी हैं, वाटर पंप है, ये तमाम तर चीज़ें हमने उस पर की हुई हैं। मौजूद नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि आउटपुट को 2 कैटेगरीज में क्यों तकसीम किया जाता है। यहाँ पर 2 आउटपुट बनाने का मकसद ये है कि इन केस ऑफ लोड शेडिंग, अगर आपका सोलर भी मौजूद नहीं है, वापडा भी मौजूद नहीं है, तो आपके इन्वर्टर पे तमाम तर चीज़ें चल रही हैं और सोलर भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी नाइट के टाइम पे अगर लोड शेडिंग होती है, जहाँ पर आपको सोलर भी मौजूद नहीं होता और वापडा भी चली जाती है, तो घर का जितना लोड चल रहा है सारे का सारा वो आपकी बैटरीज पे शिफ्ट हो जाता है, हैवी लोड और लाइटिंग लोड। तो उससे ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके 2 एसी चल रहे हैं, आपका जो है वाटर पंप भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह चल रही है, तो वो सारा का सारा लोड जो ही लाइट जाएगी तो यहाँ पर बैकअप के तौर पे इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पे वो लोड फ़ौरन शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बैटरीज जल्दी डिस्चार्ज होंगी और इस तरह आपको बैकअप भी कम मिलेगा और बैटरीज की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करते यूँ हैं कि इन्वर्टर की जो 2 तरह की आउटपुट्स होती हैं, उनमें एक को हम हैवी लोड यानी कि जो हमारा हैवी लोड होता है उस पर रख देते हैं। वो हैवी लोड जो है वो लोड शेडिंग के दौरान बैटरीज पे नहीं जाता, सिर्फ लाइटिंग लोड बैटरीज पे जाता है, जिससे पंखे और लाइटें लोड शेडिंग में चलती रहती हैं, या फ्रिज वगैरह जो चीज़ हम उस पर डालना चाहें लाइट लोड पे वो हम डाल लेते हैं, ताकि लोड शेडिंग के दौरान सिर्फ मखसूस लोड ही ऑन हो, ताकि हमें लॉन्ग बैकअप मिले और साथ में हमारी बैटरीज की लाइफ भी बेहतर रहे। तो यहाँ पर हमने इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग, या आपने इन्वर्टर की सफाई करनी है या इन्वर्टर रिप्लेस करना है या चेंज करना है, वट कुछ भी आपने करना है, आपके सोलर में प्रॉब्लम है, तो आप दोनों तरह के लोड को बाईपास करके आप जो है वो डायरेक्ट जो आपके लोड हैं उनको आप वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका हैवी लोड इस चेंज ओवर स्विच से, यहाँ पर हमने इसके टैग वगैरह पिक्चर से लगा दिए हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप वापडा पे करेंगे तो आपका तमाम तर जो हैवी लोड है वो डायरेक्ट वापडा पे चला जाएगा, सोलर से कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइटिंग लोड भी इस चेंज ओवर से जो है वो बाईपास हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमने छोटा सा वोल्ट मीटर यूज़ किया है
उसके बाद यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो वापडा इन की जो प्रोटेक्शन है और स्विचिंग है उसके लिए हमने डबल पोल 32 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है। और वापडा से आने वाली सप्लाई में किसी भी फ्लक्चुएशन से बचने के लिए अंडर ओवर वोल्टेज और करंट से महफूज रखने के लिए अपने इन्वर्टर को यहाँ पर हमने अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की है। उसके बाद यहाँ पर हमने डबल पोल ब्रेकर 32 एम्पेयर का जो है वो हमने हैवी लोड की आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर लाइट लोड के लिए हमने सिंगल पोल उसके फेज़ पे 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर आपको बताते चलूँ कि एक और बॉक्स जो कि हमने सोलर की स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, जिसमें हमने दो जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग यूज़ की थी, PV1 स्ट्रिंग और PV2 स्ट्रिंग। इन दोनों पे हमने डबल पोल जो है वो 32 एम्पेयर के 2 ब्रेकर लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाते चलूँ कि एक छोटा सा पावर मीटर जो कि ऑनेक्स इन्वर्टर के साथ ही होता है, और यहाँ पर हमने इसकी SPTs इस्तेमाल की हैं जिनको बिल्कुल तमाम तर अपनी प्रोटेक्शन डिवाइसेस से दूर रखा है ताकि किसी भी किस्म की सर्ज आने से ये बर्न हो तो बाकी हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। उसके बाद यहाँ पर बैटरीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ अलग जो है वो डबल पोल एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है 125 एम्पेयर का, जो कि DC ब्रेकर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डक्ट से बैटरी तक कनेक्शन पहुँचाए हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक दिखाते चलूँ तो एक बॉक्स आपको मेटल का नज़र आ रहा है। ये बुनियादी तौर पर इनका जो है वो थर्ड ऑप्शन यानी कि जनरेटर है, जनरेटर के ATS है, यानी कि अगर वापडा भी नहीं होती, सोलर भी नहीं चलता और बैटरीज भी बैकअप नहीं देती तो ये जनरेटर को बैकअप के तौर पे यूज़ कर सकें, तो यहाँ पर इसका भी हमने एक चेंज ओवर दे दिया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको अर्थिंग की बताऊँ तो इस सिस्टम में हम 2 तरह की अर्थिंग कर रहे हैं। एक तो हम अपने सोलर पैनल यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी के लिए हमने लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो आप देख सकते हैं कि मोंटी की टॉप पे लगाया है, और दूसरी उसके साथ हम जो है वो जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसके साथ जो अर्थिंग होगी वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो सोलर की होती है वो हम फ्लेक्सिबल मल्टी कंडक्टर वायर यूज़ करते हैं, और जो हमारी लाइटनिंग अरेस्टर की होती है उसमें हम सिंगल कंडक्टर प्योर कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की सिंगल कंडक्टर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग अरेस्टर लगाते वक्त आपने 2 मेन बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने जो आपका स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए आपका लाइटिंग अरेस्टर, यानी कि अगर खुदा न खास्ता अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता भी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर, यानी कि जो करीब तरीन एरिया होता है उसमें जो ऊंची जगह होती है और जो नोकदार जगह होती है उस पर लाइटिंग जो है पड़ती है। तो इसलिए आपने अपने जो पैनल का स्ट्रक्चर है उससे जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है वो ऊंचा होना चाहिए। और दूसरी जो कॉमन सी पाकिस्तान में मिस्टेक की जाती है वो ये है कि लाइटनिंग अरेस्टर को जो आपका सोलर का फ्रेम होता है उसी के कॉर्नर के ऊपर वेल्ड कर दी जाता है या उसके साथ अटैच करके लगा दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया ही अपने स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए है, और अगर खुदा न खास्ता आप इसके ऊपर लगा देते हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ता है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर लाइटिंग स्ट्राइक को कैच करके आपके पैनल्स को डैमेज कर देगा और आपका सारा स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये उसको सेफ्टी देने की बजाय उल्टा उसका नुकसानदेह का सबब बनता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने मैं इंस्टॉलर हज़रात से भी गुजारिश करूँगा और अपने तमाम तर क्लाइंट्स जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है या जो फ्यूचर में लगाने का इरादा रखते हैं वो अपने लाइटनिंग स्ट्राइक को अपने सोलर फ्रेम से अलग लगाएं और ऊंचाई पे लगाएं। दूसरी बात यह है कि आपने इसको जो है वो इसके ज़्यादा दूर भी नहीं लगाना ताकि ये 50 मीटर के रेडियस के अंदर ही रहे, ताकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो मैक्सिमम आप उसको जो है वो आपकी सेफ्टी बरकरार रहे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब अपने सोलर की नेट मीटरिंग कराते हैं तो वो नेपरा की SOPs को पूरा करते हुए एक फॉर्मेलिटी समझ के इसको जो है वो अपने सोलर का जो फ्रेम होता है उसी के कॉर्नर पे लगा देते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब आप खर्चा कर ही रहे हैं, जब आप अर्थिंग लगवा ही रहे हैं, तो क्यों ना उसका प्रॉपर फ़ायदा उठाया जाए। इसमें कोई ख़ास इतनी पैरामीटर्स भी नहीं है, सिर्फ आपने उसकी अलग लगाना है और थोड़ा ऊंचा लगाना है ताकि आपकी एक प्रोडक्ट लगी भी हुई है तो वो आपको उसका फ़ायदा भी हासिल हो। और अगर लोड की बात करें तो इस पर आप 2 अदद AC वाशिंग मशीन, 2 अदद रेफ्रिजरेटर और 6 से 8 पंखे और 10 से 12 लाइटें और वाटर पंप, यानी कि घर का तमाम तर लोड आप इस पे चला सकते हैं। और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में तमाम तर डिवाइसेस, इन्वर्टर, बैटरीज
और सोलर पैनल और स्ट्रक्चर्स और तमाम तर इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी जो लागत आती है वो 16 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और आप भी अगर अपने घर पे ऐसी खूबसूरत और पायदार इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।